नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जहाँ पर दोस्तों आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। ये सब्जेक्ट आपका फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का है और यदि आप डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी से कर रहे हैं तब भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। एचआई से कर रहे हैं तब भी आपको वही पढ़ना है और वीआई से कर रहे हैं तब भी आपको इस सब्जेक्ट को ही पढ़ना है अपने फर्स्ट ईयर में, जो कि आप सभी का कॉमन पेपर है। तो उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग यूनिट 1 पर चर्चा करेंगे और यूनिट 1 में जो आपका दिव्यांगता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और साथ ही साथ दिव्यांगता के मॉडल। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अपना दिव्यांगता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसके अंतर्गत हम लोग दिव्यांगता के इतिहास के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर कैसा इतिहास रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा इतिहास रहा, कैसे दिव्यांगों को कहा जाता था, क्या होता था उनके साथ में, और कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए हमारे ऐतिहासिक चीज़ों में होती थी और कैसे बदलाव हुआ। बदलाव होने के बाद में अब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, दिव्यांगता कैसी है अब, और साथ ही साथ अब दिव्यांग लोगों के लिए क्या किया जा रहा है। तो उतना हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कहते हैं कि भाई जितने भी हमारे दिव्यांग थे, चाहे हम बात करें अपने प्राचीन साहित्य की, तो अगर हम प्राचीन साहित्य की भी बात करते हैं तो वहाँ पर क्या था कि दिव्यांगों की दशा बहुत ही शोचनीय थी। इतनी शोचनीय थी कि इन्हें क्या कहा जाता था, या तो इन्हें कहते थे बुरी आत्मा, इन्हें बुरी आत्मा कहा जाता था, या कहते थे कि पूर्व जन्म का पाप है दिव्यांगों को, या तो कहते थे बुरी आत्मा, क्योंकि इतनी दशा खराब थी, इतनी दशा शोचनीय थी, तो इनको या तो बुरी आत्मा के नाम से जानते थे, या तो कहते थे अरे भैया ये तो कोई पूर्व जन्म का पाप है जो इस व्यक्ति को लगा हुआ है, ऐसे कहते थे। धीरे धीरे हमारे चीज़ों में परिवर्तन आना शुरू हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप, भारत में प्राचीन समय में दिव्यांगता को अक्सर धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में देखा जाता था। दिव्यांगता को कर्म और पूर्व जन्म से जोड़ा जाता था कि भाई जो भी आपका कर्म होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आपने कर्म अच्छे किए होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपको फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो क्या जब यही कहते थे आपके कर्म खराब होंगे तभी आपको ऐसी स्थिति हुई है, पहले ये कहा जाता था। कहते थे कि पूर्व जन्म से जोड़ देते थे, जब कहते थे पूर्व जन्म का कोई पाप होगा या पूर्व जन्म में जो भी आपने किया है वैसा आपको आगे मिला है। यहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों को समाज से अलग थलग रखा जाता था, समाज से इनको अलग रखा जाता था। समाज से इनको कभी कभार क्या होता था कि समाज से इनको निकाल दिया जाता था और बाहर किसी सुनसान जगह पर या किसी जंगल में इसको छोड़ दिया जाता था, ऐसे बच्चों को या ऐसे व्यक्तियों को। और अगर नहीं छोड़ा जाता था तो हंसी का पात्र बनाया जाता था। समाज में रखते भी थे तो कहते थे कि भाई ऐसा करेंगे हम लोग, इसको हंसी का पात्र बनाएंगे और इससे जो भी मनोरंजन होगा वो किया जाएगा, ऐसे किया जाता था इनके साथ में। सामान्य तौर पर दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार से वंचित रखा जाता था। शिक्षा और रोजगार इनसे क्या अलग रखा जाता था, इनसे वंचित रखा जाता था। शिक्षा से कोई मतलब नहीं था, रोजगार से मतलब कोई नहीं था, इनको बिल्कुल इससे अलग रखा जाता था। क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ। जो हमारे महात्मा ऋषि मुनि ऐसे लोग जो थे, जो विशेष विद्वान लोग थे हमारे, ये हमारे इन दिव्यांग व्यक्तियों को क्या करने लगे, एक विशेष
योगदान देने लगे, इनके साथ में एक सहारा इनको देने लगे। इन्होंने भी दिव्यांगों को क्या कहा कि हम इनको एक समाज का अंग मानेंगे, हम इनको एक समाज का अंग मानेंगे। तो ये धीरे धीरे होना शुरू हुआ। आधुनिक भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान दिव्यांगता के प्रति दृष्टिकोण को जिसको बदलाव में लाया गया और 19वीं और 20वीं शताब्दी में कुछ समाज सुधारकों और संगठनों ने दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में क्या किया गया, दिव्यांग व्यक्तियों के संगठन और जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं इनके लिए शिक्षा और पुनर्वास के लिए धीरे धीरे काम करना शुरू हुआ। अगर हम बात करें इसी संदर्भ में थोड़ी सी बात करेंगे तो यही लगभग में अगर हम बात करें 1912 की अगर हम लोग बात करें तो ये 1912 में एक एक्ट आपका एक्ट आया जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इंडियन लुनासी एक्ट। इंडियन लुनासी एक्ट आया 1912 में आपका। और जब ये एक्ट आया 1912 में ये एक्ट आया तो धीरे धीरे यहाँ पर केवल और केवल जो हमारे मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति होते थे उनके लिए इस एक्ट को 1912 में लाया गया। इसके बाद में 1912 के बाद में अब देखिए कितना ज़्यादा समय निकल गया, 1987 और 1987 में आपका कौन सा एक्ट लाया गया, तो हम कहेंगे मेंटल हेल्थ एक्ट, जिसको हम लोग MHA के नाम से जानते हैं, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के नाम से जानते हैं, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के नाम से। इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया इस एक्ट के दौरान, मेंटल हेल्थ एक्ट के दौरान आपका इंडियन लुनासी एक्ट जो था उसको आगे बढ़ाया गया और इसी को भैया 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट के नाम से कह सकते हैं इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली, अपने काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिला। साथ ही साथ स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानून बनाया गया और उस कानून को हम लोग 1995 के एक्ट के नाम से जानते हैं, कहते हैं विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, जिसको हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995 के नाम से जानते हैं, PWD के नाम से जानते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्या करता था कि सभी बच्चों को, जितने भी हमारे दिव्यांग बच्चे थे, जितने भी हमारे किसी न किसी दिव्यांगता से ग्रसित थे, क्योंकि यहाँ पर 7 दिव्यांगताओं की चर्चा की गई थी, 7 विकलांगताओं के बारे में यहाँ पर बताया गया। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति उन 7 दिव्यांगताओं से ग्रसित है तो भैया PWD के जितने भी नियम हैं उस पर लागू किए जाएंगे। ये हुआ। इसके बाद में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगता के प्रति दृष्टिकोण भी जो रहा उसमें भी समय के साथ चीज़ें बदलती रहीं। जैसे प्राचीन ग्रीस और रोम में दिव्यांग व्यक्तियों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ग्रीस में और रोम में क्या किया जाता था, जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनको समाज से अलग कर दिया जाता था, बहिष्कार कर दिया जाता था, बहिष्कृत कर दिया जाता था। साथ ही साथ मध्य युग में क्या हुआ, मध्य युग में जब यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में दिव्यांगता को धार्मिक दृष्टिकोण से देखा गया और दिव्यांग व्यक्तियों को दान और परोपकार के योग्य समझा गया कि भाई इन व्यक्तियों को दान दे दिया जाए, इनका परोपकार कर दिया जाए तो क्या होगा, इनका भी जीवन बेहतर हो सकेगा। तो धार्मिक दृष्टिकोण से वहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों को दान दिया जाने लगा, उनका परोपकार किया जाने लगा, जिससे वो भी योग्य बन सके। ये इस योग्य को समझा गया। भाई मेरे पास पैसा है, दिव्यांग व्यक्ति के पास पैसा नहीं, हमने दान कर दिया, हमने क्या किया, हमने कोई परोपकार उस पर कर दिया, ठीक है, हम दिव्यांग व्यक्ति को दान कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर होने लगा। आते आते भैया 19वीं शताब्दी आई। 19वीं शताब्दी में विकलांगता या दिव्यांगता के प्रति दृष्टिकोण में बहुत बदलाव आया, जब दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई। 19वीं शताब्दी में क्या किया गया कि भैया विशेष स्कूलों की स्थापना की जाने लगी और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाने लगी। पुनर्वास केंद्र यानी कि जो भी क्षमता, पुनर्वास का मतलब ये होता है कि जो भी अपनी क्षमता हम खो चुके हैं, जो भी क्षमता हमने अपनी खो दी है, उस क्षमता को हमें वापस लौटाना, उस क्षमता को हमें वापस
लौटाना। तो ये किसके प्रति, ये हम इसी को कहते हैं पुनर्वास। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्वास। तो पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने लगे, विशेष विद्यालय बनाए जाने लगे। इसके बाद में जो विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कई सैनिक जब दिव्यांग हुए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में, क्योंकि बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ, तो क्या हुआ, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो दिव्यांग हुए। इन सैनिकों के लिए भी पुनर्वास और विशेष शिक्षा की जो दिशा थी वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहुत तेजी आई। जब देखा गया कि हाँ किसी का पैर चला गया है, किसी का हाथ चला गया है, किसी की आंख चली गई है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूप से ये देखा गया कि अब हम क्या करेंगे, व्यक्तियों को और इन दिव्यांग व्यक्तियों को हम और आगे बढ़ाएंगे, इन व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केंद्र खोलेंगे और विशेष शिक्षा की जो दिशा है उसको और तेजी मिली अपने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। इसके बाद में क्या हुआ, 20वीं शताब्दी के मध्य में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने क्या किया भैया, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारों के लिए एक कदम उठाया और भैया 2006 में दिव्यांग या विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCRPD एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा। UNCRPD जब आया तो कब आया आपका, 2006 में। और ये क्या, ये हमने दिव्यांग व्यक्तियों के स्तर को जो भी कानूनी चीज़ें थी उन पर लागू किया जाने लगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो भी हमारा दृष्टिबाधित जो हमारे VI बच्चे थे, इनके लिए सबसे पहला स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल फॉर द ब्लाइंड 1984 में इसको खोला गया और इसको मुंबई में खोला गया। ठीक है, सेंट जोसेफ स्कूल फॉर द ब्लाइंड 1984 में मुंबई में खोला गया। इस विद्यालय का उद्देश्य दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और उन्हें समाज में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद करना। यह विद्यालय दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको याद रखिएगा, दृष्टिबाधितों के लिए पहला स्कूल 1984 में मुंबई में, और नाम भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें ब्रेल लिपि की, तो कहेंगे ब्रेल लिपि का आविष्कार किसके द्वारा, लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया और ये आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसलिए आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। जो आपके लुइस ब्रेल थे, ये कौन थे, एक फ्रांसीसी दृष्टिहीन शिक्षक थे। ये भी कौन थे, दृष्टिहीन थे, लेकिन ये भी कौन थे, शिक्षक थे। लुइस ब्रेल ने इस लिपि का आविष्कार 1824 ईस्वी में किया, जब वह केवल 15 साल के थे। लुइस ब्रेल जब 15 साल के थे तभी इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जो हमारे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए थी। ब्रेल लिपि एक विशिष्ट दृष्टिहीन लोगों के लिए डिजाइन की गई लिपि है, जो अंकित बिंदुओं की एक प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि दृष्टिहीन व्यक्ति पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और भैया जो भी इनका विकास है वो बेहतर हो सकता है। विश्व भर में इसका उपयोग अभी भी किया जा रहा है और बेहतर रूप से किया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ब्रेल लिपि दिवस, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हो। ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप देना है। ठीक है, महीना भी बताइएगा और तारीख भी बताइएगा। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताना ही बताना है। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हो। और चैनल अगर आपको अच्छा लगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद में जो कि बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना करके ऐसे ऐसे करके लिख लीजिएगा। स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत आपकी 1968 में की गई। 1968 में स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत की गई। स्पेशल ओलंपिक क्या है मैं आपको बता दूं भैया, जितने भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से खिलाने का खेल, जो भी ओलंपिक होता है, यहाँ पर पैरा ओलंपिक होता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों को चक्का फेंक भी कराया जाता है, बच्चों को 100 मीटर रेस भी कराई जाती है, या हम कह सकें कि बच्चों को और भी जो खेलने के जो चीज़ें हैं वो कराई जाती हैं। शॉट पुट हुआ, या कह सकते हैं सॉफ्ट बॉल थ्रो हुआ, तो ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा जिस क्षेत्र में बेहतर होता है, जीतता है, उसको पुरस्कार दिया जाता है। तो जो सबसे पहले इस स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत 1968 में की गई।
और 1968 में किसके द्वारा? वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में हुई इसकी शुरुआत, ठीक है। और किसने की? तो देखिएगा यूनिस केनेडी श्राइवर ने स्थापित की, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की? तो आप बताओगे यूनिस केनेडी श्राइवर ने इसको की, जो कहाँ के थे? राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की बहन थी। जो ये कौन थी? यूनिस केनेडी श्राइवर जो थी वो कौन थी? आपकी जो राष्ट्रपति वहाँ के थे जॉन एफ कैनेडी, उनकी कौन थी? बहन थी। उन्होंने विशेष रूप से मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए एक खेल और एथलेटिक्स कार्यक्रम का आयोजन किया। जो हमारे एमआर बच्चे, या हम कह सकते हैं जिसको हम लोग बौद्धिक अक्षम कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं, इन बच्चों के लिए खेल और एथलेटिक्स कार्यक्रम का इन्होंने यहाँ पर क्या किया? आयोजन किया, जिससे उनकी क्षमताओं को प्रोत्साहित किया जा सके और समाज के प्रति उनकी जागरूकता को बढ़ाया जा सके। भाई ये भी बताया जा सके कि कितना बेहतर रूप से ये बच्चे कर सकते हैं, कितना ये बेहतर हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में सबसे बड़ी बात है, अमृतसर में पहला, यहाँ पर हम कह सकते हैं अंध विद्यालय, इसको हम लोग विजुअल इम्पेयरमेंट कह सकते हैं, 1984 में खोला गया। सेंट जोसेफ फॉर द ब्लाइंड के नाम से इसको जाना था, अभी मैंने आपको बताया भी। इसके बाद में आपको 1987 के एक्ट के बारे में बताया था, और इसको हमने जोड़ा था 1900 कौन से एक्ट से? जो हमने अभी लुनासी एक्ट आपको बताया था, कौन सा था? 1912 का इंडियन लुनासी एक्ट था, ठीक है। इसको मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम से जोड़ा गया और 7 अप्रैल 1987 को ये मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम आपका पारित किया गया। इसमें मानसिक रोगियों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके इलाज के लिए जो भी विधियाँ थी उनको सुनिश्चित कराना और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाना, ठीक है। तो ये देखने को मिला। और देख सकते हैं आप यहाँ पर मेंटल डिफिशिएंसी एक्ट 1916, मेंटल डिफिशिएंसी एक्ट 1916 ये भी आपका आया था। कब आया था? तो हम कहेंगे ये भी आपका उनकी देखभाल, इलाज और पुनर्वास के लिए ये भी कार्यरत हुआ था, ठीक है। तो ये भी मेंटल डिफिशिएंसी MDA, मेंटल डिफिशिएंसी एक्ट, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको प्राचीन समय में भी, चाहे आप महाभारत देख रहे हो तो वहाँ पर भी आपको धृतराष्ट्र जो थे वो ब्लाइंड देखने को मिलते थे, या आपने अगर श्री कृष्ण देखा होगा, ठीक है, श्री कृष्ण के काल में भी वहाँ पर भी आपको एक ऐसी औरत मिली होगी जिसके पीठ में कहीं ना कहीं कुबड़ होगा, ठीक है, जिसको हम लोग अब क्या कह सकते हैं कि अपने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंतर्गत ले आते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले भी देखने को मिलती थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें विशेष शिक्षा में बदलाव, तो कहेंगे कि विशेष शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुधार, बहुत सारे सुधार किए गए, बहुत सारे विद्यालय बनाए गए जहाँ पर धीरे धीरे समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है और सामान्य बच्चे जो हैं विशेष बच्चों के साथ में अपनी इस कमी को पूरा कर रहे हैं, यानी कि साथ में बैठ कर के साथ में पढ़ रहे हैं और बेहतर बन रहे हैं। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें बहुत जो इम्पोर्टेंट है आपका एक, अगर हम लोग यहीं पर बात कर लें 1972 की, 1972 की, तो भैया एक लुइस मेमोरियल या लुइस ब्रेल मेमोरियल अनुसंधान केंद्र भी खोला गया था 1972 में, इसको भी याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद में जो भी आपका भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगता के प्रति दृष्टिकोण में सुधार आया और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाने लगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये होगा, मैं भी आपको बता दूं, विकलांगता के मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। भारत का नंबर 1 चैनल एग्जाम ट्रिकी परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है दोस्तों, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।